Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Second year biology chapter number 20. Today we are going to start another topic known as transcription. What is mean by transcription? The formation of RNA from DNA is known as transcription. DNA से जो कि डबल स्टैंडर्ड होता है उससे एक सिंगल स्टैंडर्ड RNA बन जाना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है बेटा, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो मैकेनिज़्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कैसे हो रहा है, ठीक है, कहाँ पे होता है, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो एक चीज़ यहाँ पे बताता जाऊँ कि जो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन है, यानी कि डीएनए से आरएनए का जो बनना है, चाहे वो मैसेंजर आरएनए हो, चाहे वो राइबोसोमल आरएनए हो, चाहे वो ट्रांसफ़र आरएनए हो, ये न्यूक्लियस के अंदर हो रहा होता है, ठीक है। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रल डॉग्मा, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन होती है, डीएनए से आरएनए बनता है और फिर आरएनए से प्रोटीन की फार्मेशन जिसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं वो साइटोप्लाज्म में होती है जाके, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन। दिस इज़ द प्रोसेस इन विच एन आरएनए कॉपी ऑफ डीएनए सीक्वेंस encoding the gene is produced with the help of an enzyme known as RNA polymerase enzyme. ये वो ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक आरएनए का सीक्वेंस बनता है, एक आरएनए का स्ट्रैंड बनता है डीएनए से, और बनाने वाला कौन होगा, एक एंजाइम जिसको हम क्या कहते हैं, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। क्योंकि आरएनए की फार्मेशन हो रही है ना बेटा, तो जो एंजाइम यूज़ होगा वो कौन सा है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और ये प्रोसेस किधर होता है, इनसाइड द न्यूक्लियस। ये आपको याद होना चाहिए, आपका एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। अब ये जो पूरा प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन का है ये 3 स्टेप्स में होता है। पहली जो है वो इनिशिएशन, ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट कैसे होगी, कौन कौन से एंजाइम्स आएंगे, कैसे कैसे होगा। फिर इलोंगेशन, कितनी देर तक जो है वो ट्रांसक्रिप्शन होती रहेगी, उतना डीएनए खुला हुआ रहेगा, बबल्स बनेंगे, ठीक है। और उसके बाद उसको टर्मिनेट किया जाएगा कि इतनी इन्फॉर्मेशन देनी। फॉर एग्जांपल डीएनए ने कोई ख़ास तरह की इन्फॉर्मेशन देनी थी, जब वो इन्फॉर्मेशन ख़ास स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, उसके बाद मज़ीद इन्फॉर्मेशन ना आ जाए, उसको रोकने के लिए एक टर्मिनेटर सिग्नल होगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये 3 स्टेप्स में बेटा ट्रांसक्रिप्शन होती है। चलिए देखते हैं पहला स्टेप क्या है, इनिशिएशन। अब देयर आर 2 स्ट्रैंड ऑफ इन डीएनए मॉलिक्यूल, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं बेटा। एक स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे और दूसरे स्ट्रैंड को हम कोडिंग स्ट्रैंड कहेंगे, ठीक है बेटा। क्या कहेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा स्ट्रैंड होता है बेटा, ऐसा स्ट्रैंड जो कि ट्रांसक्राइब्ड होता है। ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे हैं ना बेटा, तो वो स्ट्रैंड, 2 स्ट्रैंड थे बेटा, वो स्ट्रैंड जो कि ट्रांसक्राइब्ड होगा उसको हम क्या कहेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड और एंटी सेंस स्ट्रैंड, या फिर इसको हम एंटी कोडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा स्ट्रैंड कौन सा था, कोडिंग स्ट्रैंड। ये ऑपोजिट है टेम्पलेट स्ट्रैंड के और ये कोड नहीं होता, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, इसको हम सेंस स्ट्रैंड कहते हैं, ठीक है। अब ऊपर वाले टेम्पलेट स्ट्रैंड को हमने एंटी सेंस स्ट्रैंड भी कहा। क्यों, क्योंकि ये जो हमने इसको नाम दिया है क्योंकि ये कोड होता है, और इसको हमने एंटी कोडिंग स्ट्रैंड भी कहा। और ये कोडिंग स्ट्रैंड के जो है वो उलट पाया जाता है, उसके अल्टरनेट पार्ट पे पाया जाता है, लिहाजा हम इसको एंटी सेंस कहते हैं। क्योंकि जो हम ये नाम दे रहे हैं ना, ये किसी सेंस में नहीं आती, इसलिए हम इसको एंटी सेंस का नाम दे देते हैं। जबकि जो कोडिंग स्ट्रैंड है ये कोड नहीं होता, लेकिन इस जैसा कोड होना होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड से इस जैसा कोड होना होता है, इसलिए इसको हम कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। और टेम्पलेट स्ट्रैंड्स को हम एंटी सेंस स्ट्रैंड इसलिए कहते हैं बिकॉज हमने इसको एंटी कोडिंग स्ट्रैंड भी कहा, ठीक है। अब आपको ये 2 स्ट्रैंड नज़र आ रहे हैं बेटा। एक स्ट्रैंड जो ऊपर वाला आपको नज़र आ रहा है ये कोडिंग स्ट्रैंड है, नीचे वाला जो स्ट्रैंड है इसको हम क्या कहते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड ने बेटा क्या होना होता है, इसने कोड होना होता है, और ऊपर वाले ने कोड नहीं होना होता, उस जैसी कोडिंग होनी होती है। जैसा कि हमें पता है बेटा कि हमेशा जो नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं वो एडेनिन के साथ थायमीन अटैच होती है, और गुआनिन के साथ क्या अटैच होती है, साइटोसिन। अगर आप ब्लू लाइंस को देखें, दोनों ब्लू लाइंस को अगर आप देखें तो ऊपर अगर ए है कोडिंग में, या फिर आप नीचे से स्टार्ट करें, टेम्पलेट में अगर टी है, थायमीन है, तो थायमीन के साथ क्या जुड़ेगा, एडेनिन, तो ये इसके साथ। और नीचे अगर ए है तो ऊपर टी होगा, नीचे सी है तो ऊपर जी होगा, नीचे टी है तो ऊपर ए होगा। तो ये
आपस में क्या है बेटा, ये दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल हैं और ये कम्प्लीमेंट्री बेसिस आपस में अटैच हुई हुई हैं। अब हमने ऊपर वाला जो स्टैंड है जिसको हमने कोडिंग स्टैंड कहा है, यहाँ पे ये वाला जो स्टैंड है, हमने इस जैसी कोडिंग करनी है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कोडिंग स्टैंड। लेकिन हमें कोड क्या करना पड़ेगा, टेम्पलेट स्टैंड, तो ही जैसा आएगा ना। तो हमने टी के साथ क्या अटैच होगी बेटा, एडेनिन, और ए के साथ हम टी अटैच करते हैं ना, तो टी रिप्लेस होती है, थायमिन रिप्लेस होती है यूरासिल के साथ इन द केस ऑफ आरएनए। तो यहाँ पे टी की जगह हमने यू लगा दिया। जी के साथ क्या लगेगा, सी के साथ क्या लगेगा बेटा, जी। टी के साथ क्या लगेगा बेटा, यहाँ पे टी के साथ क्या लगेगा, ए, और यहाँ पे ए के साथ क्या लगेगा, टी लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आरएनए है तो यहाँ पे यूरासिल लगेगा। तो ये एक छोटा सा स्टैंड बन रहा है जिसको हम क्या कहते हैं, आरएनए। तो बेसिकली हो क्या रहा है, टेम्पलेट स्टैंड जो है वो कोड हो रहा है, ठीक है, और किस जैसी इन्फॉर्मेशन हो रही है, बिल्कुल कोडिंग स्टैंड जैसी, ऊपर वाली, इसलिए उसको हम जो है वो कोडिंग स्टैंड कहते हैं ऊपर वाले को, और जो कोड होता है उसको हम टेम्पलेट स्टैंड कहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन एक ये भी अराइज होता है कि हमेशा ये जो टेम्पलेट स्टैंड है यही क्यों कोड होता है, और कोडिंग स्टैंड जो है वो क्यों नहीं कोड होता। आप देखें ज़रा, जो नीचे वाला टेम्पलेट स्टैंड है ये बेटा यहाँ से 3 प्राइम टू 5 प्राइम चल रहा है, ठीक है, और ऊपर वाला जो कोडिंग स्टैंड है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम चल रहा है, क्योंकि हमने कहा ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। अब जो ऊपर वाला जो पार्ट है जो 5 टू 3 प्राइम चल रहा है, तो अगर इसके साथ बेसिस अटैच हों तो 5 वाले के साथ क्या अटैच होगी, 3 वाली। तो हमेशा हमने कहा था कि न्यूक्लियोटाइड तो तीसरी बेस पे अटैच होती हैं, तो यहाँ अगर न्यूक्लियोटाइड अटैच हो जाएगी तो यहाँ पे कोई स्टैंड तो है नहीं यहाँ पे, तो ये ख़त्म हो जाएगा, लिहाजा ये कोड नहीं होता। तो कौन सा कोड होता है, ऐसा जो 3 टू 5 चल रहा है और इस पर जो ट्रांसक्रिप्शन होगी या फिर जो मैसेंजर आरएनए बनेगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनेगा। देखें ज़रा बेटा, ये 3 है, इसके साथ क्या अटैच होगा, 5 वाला, तो 5 वाला एंड अटैच होगा, ठीक है, और ये जो प्रोसेस है वो यूँ कंटिन्यू जारी रहेगा, ठीक है। इसमें जो कंटिन्यूएशन है ये रेगुलर मैनर पे है, इसमें छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स नहीं बन रहे, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स नहीं बन रहे। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स किस में बनते थे, जब हम डीएनए की रेप्लिकेशन पढ़ते थे हमने पढ़ा था कि ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट जो है वो ऐसे स्टैंड में बनते थे जिसमें जो रेप्लिकेशन है वो अवे फ्रॉम दी रेप्लिकेशन फॉक होती थी, यानी कि रेप्लिकेशन फॉक से परे जाती थी, और वो ऐसे, ठीक है, ऐसे अब कैसे जाती थी, यहाँ पे कोई एंजाइम यूज़ होता था, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम स्टार्ट होता था, यहाँ से इसको 5 टू 3 प्राइम चलता था, क्योंकि यहाँ पे 3 है लिहाजा यहाँ पे 5 चलेगा, ठीक है बेटा, समझ आ रही है। अब देखें ज़रा, मैं अगेन इसको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो गया, आपके लिए अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो गया। मैं दोबारा बता रहा हूँ बेटा कि हमेशा कोडिंग स्टैंड जो टेम्पलेट स्टैंड है उसको वही कोड क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो कंटिन्यूएशन है वो पाई जा रही है। देखें ज़रा, यहाँ पे तीसरा प्राइम है ना, यहाँ पे 3 प्राइम है और यहाँ पे 5 प्राइम है, तो 3 के साथ क्या अटैच होगा, 5, ठीक है, इसका मतलब है 3 यहाँ पे होगा, यहाँ पे 3 है ना, इसके साथ 5 वाला पार्ट अटैच होगा, तो यहाँ से यू कंटिन्यूएशन जाएगी और ये कंटिन्यू मैनर पे जा रहा है। जबकि ऊपर वाला जो पार्ट है इसमें यहाँ पे 5 लगा हुआ है, तो इसके साथ क्या अटैच होगा, 3 अटैच होगा, लिहाजा 3 इधर को जाएगा और यहाँ पे कोई स्टैंड है नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनेंगे। तो बजाय इसके कि वो उस पाथवे से गुजरे, वो कहाँ से गुजरता है, टेम्पलेट स्टैंड से होकर गुजरता है, जो कि कंटिन्यूएशन रखता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमेशा टेम्पलेट स्टैंड कोड होता है, इसलिए हम इसको हम टेम्पलेट स्टैंड कहते हैं, और इसको हम एंटी सेंस स्टैंड भी कहते हैं, और ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, कोडिंग स्टैंड, जिस तरह की कोडिंग होनी होती है। आई होप ये आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा, इसमें आरएनए की टाइप्स कौन कौन सी, इसमें आरएनए पॉलीमरेज कितनी तरह के होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज़ किस लिए होता है, ये आरएनए की सिंथेसिस के लिए होता है, जो कि 5 टू 3 प्राइम चलती है। ये हमने अभी पीछे डिस्कस भी कर लिया। अब 2 तरह के ऑर्गेनिज्म है बेटा, एक को हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं और दूसरे को हम यूकैरियोट्स कहते हैं। प्रोकैरियोट्स में जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो एक ही तरह का पाया जाता है, वो एक ही तरह का पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम तीनों तरह के आरएनए बनाता है, ट्रांसफ़र आरएनए भी, मैसेंजर आरएनए भी और राइबोसोमल आरएनए भी। जबकि इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स जो आरएनए हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज 1 है वो राइबोसोमल आरएनए बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो मैसेंजर आरएनए बनाता है, और आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है ये ट्रांसफ़र आरएनए बनाता है,
ठीक है बेटा, ये आपने हमेशा याद रखना है, ये आपको एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो कौन सा आरएनए बनाता है, मैसेंजर आरएनए बनाता है। 1 कौन सा आरएनए बनाता है बेटा, यहाँ पे 1 कौन सा आरएनए बनाता है, ये राइबोसोमल आरएनए बनाता है। और आरएनए पॉलीमरेज 3 कौन सा आरएनए बनाता है, ट्रांसफ़र आरएनए बनाता है। तो यूकैरियोट्स में 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं, ठीक है। और इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एक ही तरह का जो है वो एंजाइम मौजूद होता है जो कि तीनों तरह के ट्रांसफ़र आरएनए, मैसेंजर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए की फॉर्मेशन करता है। अब एक और चीज़ यहाँ पे एक रीजन होता है, उसको हम कहते हैं प्रमोटर। प्रमोटर का क्या रोल है? ट्रांसक्रिप्शन जो है, ये जो प्रोसेस है ये स्टार्ट होती है एट आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट ऑन डीएनए। डीएनए के ऊपर वो साइट जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड करेगा उसको हम प्रमोटर साइट कहते हैं, ठीक है। यहाँ से ही वो स्टार्ट होगा प्रोसेस, यानी कि वो साइट डीएनए के ऊपर जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड करेगा और वो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, प्रमोटर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्रमोटर कहते हैं। इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स देयर आर 2 बाइंडिंग साइट। प्रोकैरियोट्स में 2 तरह की बाइंडिंग साइट है बेटा, एक को हम कहते हैं TTGACA, ठीक है। बेसिकली हम इसको कैसे पढ़ते हैं, TTGACA, ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर में इसको प्रोनाउंस करने का तरीका भी पढ़ा था कि हमने तीनों न्यूक्लियोटाइड्स को इकट्ठा पढ़ना होता है, ठीक है। ये आपको वाइवा में भी पूछा जा सकता है कि इन न्यूक्लियोटाइड्स को हमने कैसे प्रोनाउंस करना होता है, इनको तीन को हम इकट्ठा पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस है प्रोकैरियोट्स में, जहाँ पे प्रमोटर वाला जो रीजन मौजूद है जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड करता है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है, वो जो रीजन है प्रोकैरियोट्स में वो कौन सा बेटा, TTGACA, ठीक है। एंड आल्सो कॉल्ड -35 सीक्वेंस। इसको हम -35 सीक्वेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। दूसरा रीजन कौन सा है प्रोकैरियोट्स में, TAT, इसको हम क्या कहते हैं, -10 सीक्वेंस भी कहते हैं। अब इनको याद करने का तरीका क्या है बेटा, वो देख लें ज़रा। जो ऊपर वाला जो सीक्वेंस है, जो -35 सीक्वेंस है, इसको हम इस तरह याद करते हैं, TTGACA को हम ऐसे भी याद करते हैं बेटा, यानी कि ये T जो है आप इसको कह लो टिप टिप गिरा आँखों से आंसू, ठीक है। ये जो T है ये है टिप, और अगला जो T है ये भी टिप। टिप टिप, G से गिरा, A से आँखों, C से सी और A से आंसू, ठीक है। टिप टिप गिरा आँखों से आंसू, ये आप इसको इस तरह याद कर सकते हैं। थोड़ा सा फ़नी सा है लेकिन आप इसको जो है आपके माइंड में बैठ जाएगा, आप इसको याद कर सकते हो। दूसरा सीक्वेंस बहुत इजी है, मतलब TAT, मतलब टाटा एट, ठीक है। मतलब टाटा कहते हैं ना, बाय करने को टाटा कहते हैं, अक्सर कहते हैं टाटा कर दें, तो टाटा एट, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। तो TAT -10 सीक्वेंस इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, और TTGACA ये कौन सा सीक्वेंस है, -35 सीक्वेंस। आप इसको टिप टिप गिरा आँखों से आंसू भी ऐसे इसको याद कर सकते हैं। तो इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स दी साइट्स आर TTGACA, ठीक है, जो सेम केस ऊपर वाला था, आल्सो नोन एज -75 सीक्वेंस, और TAT ये -25 सीक्वेंस। ये सीक्वेंस वही है, ठीक है, बेसिस का, लेकिन इसमें जो नंबरिंग है यहाँ पे, वो पोजीशन है वो थोड़ी सी चेंज है, यहाँ पे भी पोजीशन चेंज है, ठीक है। सीक्वेंस वही है लेकिन ये पोजीशन पे डिफरेंट है। अब मैंने इसको -35 यहाँ पे क्यों लिखा था और यहाँ पे -10, ये आपको अभी समझा देता हूँ। ये आपको एक स्टैंड नज़र आ रहा है बेटा, ये मुकम्मल आपको एक स्टैंड नज़र आ रहा है। लेट्स सपोज इसमें ये डीएनए का एक स्टैंड है, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं ना प्रमोटर कहाँ पे लोकेट होता है, डीएनए के ऊपर। ये एक डीएनए का स्टैंड है, इसमें लेट्स सपोज हम बात करते हैं कि ये एक रीजन है, यहाँ पे ये हमने इसको 0.0 कह दिया, ठीक है। और ये जो पॉइंट है लेट्स सपोज हमने इसको 0.100 कह दिया। अब आपको पता है कि अगर हम मैथ के असूलों को यूज़ करें तो मैथ में अगर हम 0 से पीछे जाएंगे तो वो वैल्यू माइनस में आएगी, ऐसे ही है ना बेटा। तो 0 से इस पॉइंट से कितना पीछे जाएंगे, -35 पॉइंट पीछे जाएंगे, तो वहाँ पे ये सीक्वेंस मौजूद है, कौन सा, टिप टिप गिरा आँखों से आंसू, TTGACA, ठीक है। ये वहाँ पे सीक्वेंस मौजूद है। तो यहाँ से वो कहता है ये प्रमोटर साइट है, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड करता है। आई होप इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। नेक्स्ट, अब ये पूरा मैकेनिज़्म यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। डीएनए हेलिकेज अनकॉइल द डीएनए मॉलिक्यूल्स। डीएनए हेलिकेज एंजाइम ये हमने प्रीवियस टॉपिक में भी डिस्कस किया था। ये डीएनए के मॉलिक्यूल को अनकॉइल करेगा, फिर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू द प्रोमोटर साइड ऑफ द टेम्पलेट स्टैंड।
आरएनए जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो क्या करेगा, टेम्पलेट स्टैंड के ऊपर बाइंड करेगा। डीएनए के वो स्टैंड, 2 स्टैंड थे बेटा, एक टेम्पलेट और एक कोडिंग, किसके ऊपर अटैच करेगा, टेम्पलेट स्टैंड के ऊपर। इसका मतलब है कि प्रमोटर साइड कहाँ पे होगी, हमेशा कहाँ पे होगी बेटा, टेम्पलेट स्टैंड के ऊपर होगी। नाउ DNA opens and form a bubble where enzymes are attached are called transcription bubble। अब DNA खुल जाएगा वहाँ पे क्योंकि एंजाइम भी अटैच है, तो वो जो खुला हुआ पार्ट होगा वो एक बबल की तरह दिखेगा। उसको बबल को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल। क्या कहते हैं बेटा, ट्रांसक्रिप्शन बबल। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। अब पॉलीमरेज जो एंजाइम था उसमें एक फैक्टर होता है सिग्मा फैक्टर। अब हम उसको देखते हैं कि वो क्या है। वन ऑफ द सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज कॉल्ड सिग्मा फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करेक्ट इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम था उसमें एक फैक्टर है बेटा, उसको हम कहते हैं सिग्मा फैक्टर। ये रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसक्रिप्शन की करेक्ट इनिशिएशन के। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कहाँ से होना है, ठीक है। तो आपके ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर द करेक्ट इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इट इज़ सिग्मा फैक्टर, ठीक है। अब जब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाती है तो सिग्मा फैक्टर वहाँ से अलग हो जाता है क्योंकि इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। आफ्टर स्टार्टिंग द ट्रांसक्रिप्शन सिग्मा फैक्टर रिलीज, वो वहाँ से अलग हो जाएगा। फिर क्या होगा, अब यहाँ पे एक फिगर देख ले बेटा आपको, ताकि ये चीज़ जो है वो क्लियर हो जाए। ये आपको 2 स्टैंड नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये आपको 2 स्टैंड नज़र आ रहे हैं। एक जो है यहाँ से 3 to 5 प्राइम और एक यहाँ से 5 to 3 प्राइम। क्लियर हो गया बेटा। तो हमेशा आपको पता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन होती है, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ स्टार्ट होती है, वो 5 to 3 चलती है, ठीक है। और स्टैंड कौन सा होना चाहिए, 3 to 5 होना चाहिए। अभी आप देखें ज़रा, ये 3 वाला स्टैंड है, ये कॉइल करता हुआ यहाँ से यूँ नीचे आ रहा है और ये 5 की तरफ जा रहा है, ठीक है। और ये कॉइल करके ऊपर 5 की तरफ जा रहा है। जबकि जो 5 वाला है ये कॉइल करके किधर जा रहा है बेटा, ये नीचे की तरफ आ रहा है जहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली हमेशा ये 3 वाला जो स्टैंड है यहाँ पे, इसका मतलब है 3 प्राइम है और इसका मतलब यहाँ पे 5 प्राइम है। तो 3 के साथ क्या अटैच होगा, 5, और यहाँ पे 3 जो है यहाँ पे क्या 5 के साथ क्या अटैच होगा, 3। तो हमेशा न्यूक्लियोटाइड्स कहाँ पे अटैच होती हैं, 3 प्राइम के ऊपर। तो 5 to 3 प्राइम यूँ ट्रांसक्रिप्शन होगी। क्लियर है बेटा। अब दोनों स्टैंड जो हैं, जब एंजाइम जो है हेलिकेज एंजाइम क्या करता है बेटा, इसको अनकॉइल करता है। अनकॉइल करने के बाद जो है वो एक साइट ढूंढी जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रमोटर साइट, ठीक है। इस टेम्पलेट स्टैंड के ऊपर एक ऐसी साइट ढूंढी जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रमोटर साइट। और वहाँ पे सीक्वेंस इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स कौन सा था, टिप टिप गिरा आँखों से आंसू, वो वाला -35 सीक्वेंस, ठीक है, वहाँ पे मौजूद है। या फिर दूसरे सीक्वेंस भी मौजूद है इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स। या फिर दूसरा जो सीक्वेंस था वो था TATA80, टाटा 80, ठीक है। वो सीक्वेंस के साथ क्या होगा, वो सीक्वेंस जो है वो प्रमोटर साइट है। वहाँ पे एक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड होता है और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के साथ एक सिग्मा फैक्टर अटैच है। वो उस करेक्ट इनिशिएशन को जो है वो स्टार्ट करता है। जब वो करेक्ट इनिशिएशन स्टार्ट हो जाती है तो फिर क्या होता है, वो वहाँ से अलग हो जाता है। अलग होने के बाद क्या होता है कि मज़ीद जो प्रोसेस है वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम उसको प्रोसीड करता रहता है और ये जो मैसेंजर आरएनए है ये आपके पास बनता हुआ नज़र आता जा रहा है, ठीक है बेटा। अब ये जो बबल बना हुआ है ये बेटा कौन सा बबल है, ट्रांसक्रिप्शन बबल है, ठीक है। ये बबल कौन सा है, ट्रांसक्रिप्शन बबल है। और नेक्स्ट हम देखते हैं मज़ीद क्या इसमें डिस्कस करते हैं। दूसरा जो स्टेप था हमने पहले डिस्कस किया था, पहला तो इनिशिएशन था वो जो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है इलोंगेशन। ट्रांसक्रिप्शन बबल मूव डाउन DNA एंड लीविंग द ग्रोइंग आरएनए स्टैंड। तो ये जो आपको आरएनए स्टैंड नज़र आ रहा है बेटा, ये यहाँ से लीव कर रहा है और आगे फर्दर ये डाउन होता जा रहा है। फिर टर्मिनेटर या टर्मिनेशन पॉइंट। अब जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन एंड करनी होगी वहाँ पे एक सिग्नल्स होंगे, कुछ सिग्नल्स होंगे, उसको हम कहते हैं टर्मिनेटर सिग्नल्स या फिर स्टॉप सिग्नल्स। स्टॉप सीक्वेंस एट द एंड ऑफ जीन टर्मिनेट दी सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए। क्योंकि अब यहाँ तक इन्फॉर्मेशन ख़त्म करनी थी, डीएनए इतनी ही इन्फॉर्मेशन देनी थी, लिहाजा वहाँ पे सीक्वेंस को तोड़ा जाएगा, विच इज़ सिंपली सीरीज़ ऑफ GC बेस पेयर फॉलोइंग बाय सीरीज़ ऑफ AT बेस पेयर। वहाँ पे बहुत सारे GC के बेस पेयर नज़र आना शुरू हो जाएंगे, मतलब GC इस तरह बहुत सारी एक सीक्वेंस होगा लंबा छोड़ा और उसको ख़त्म करने वाला AT होगा। जहाँ पे GC बहुत ज़्यादा होंगे वहाँ पे एक पिन सी बन जाएगी GC के दरमियान में, ठीक है। तो वहाँ से इसका मतलब है कि अब सीक्वेंस ख़त्म करना है, मैसेंजर आरएनए इतना ही बनना था। इन दिस रीजन द आरएनए फॉर्म GC हेयर पिन फॉलोड बाय 4 or more राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, U राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ बेसिकली मैंने क्या बात की है। एट द एंड
जहाँ पे इसने ख़त्म होना होता है, बहुत सारी क्या आएंगी बेटा, GC बेस पेयर आएंगी, बहुत सारी GC बेस पेयर। तो ये इतनी ज़्यादा GC बेस पेयर होती हैं कि आपस में क्या करती हैं, ग्वानिन साइटोसिन बाइंड करना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे ग्वानिन साइटोसिन आपस में बाइंड करती हैं और एक पिन सी बन जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, GC हेयर पिन। और ये फॉलोड होती है कहाँ से बेटा, यू राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ये यहाँ पे ये यू राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो है बनी हुई है। तो ये वो हेयर पिन है जहाँ पे टर्मिनेट होगा, अब मज़ीद मैसेंजर आरएनए और बड़ा नहीं होगा। इन प्रोकैरियोट्स मैसेंजर आरएनए इट इज़ डायरेक्टली रिलीज इनटू द साइटोप्लाज्म, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में कोई इन्वेलप नहीं होता, लिहाजा जब मैसेंजर आरएनए बनता है उसको फ़ौरन ही साइटोप्लाज्म में छोड़ दिया जाता है और वहाँ पर जाकर वो क्या करता है, फर्दर जो है वो प्रोसेस जो है वो करना शुरू कर देता है। लेकिन इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स, क्योंकि एक इन्वेलप होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप होता है, तो उस न्यूक्लियर इन्वेलप से होके उसने साइटोप्लाज्म के पास जाना होता है। तो उस दौरान बहुत सारे एंजाइम जो हैं वो मौजूद होते हैं जो कि उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसको हम एंडोन्यूक्लियेजेस एंजाइम कहते हैं। वो बहुत सारे एंजाइम होते हैं, उसको नुकसान पहुँचा सकते हैं, उस मैसेंजर आरएनए को तोड़ सकते हैं, लिहाजा उसको मॉडिफाइड होना पड़ेगा। अब उसको मॉडिफिकेशन उसकी कैसे की जाती है, एक कैप और टेल बनाई जाती है। अ कैप इन द फॉर्म ऑफ 7-methyl GTP लिंक टू 5 एंड ऑफ द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड। उस मैसेंजर आरएनए की जो पहली न्यूक्लियोटाइड होती है उसके ऊपर एक केमिकल अटैच होता है, इसको हम कहते हैं 7-methyl GTP। और उसी के साथ साथ बेटा यहाँ पे टेल जो है वो उसके साथ भी एक पोली ए टेल जो है वो अटैच होती है। पोली ए टेल्स में एडेनिन बहुत सारे हैं, पोली ए बहुत सारे एडेनिन, तो वहाँ पे अटैच होना शुरू हो जाएंगे। किस एंड पे बेटा, 3 एंड पे, ठीक है। और एंड वाली जो न्यूक्लियोटाइड है उसकी टेल के ऊपर और फर्स्ट वाले की 5 कार्बन के ऊपर जो है वो ये अटैचमेंट होगी, एक कैप बन जाएगी और एक टेल बन जाएगी। तो ये मॉडिफिकेशन क्या करती है, ये एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से बचाती है, ठीक है। जो एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम बेटा ऐसे एंजाइम होते हैं जो बॉडी के अंदर आते हैं, कोई भी वायरस या कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट बाहर से आता है ना, तो उसको तोड़ने के लिए एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम मौजूद होते हैं। आगे जाके हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम भी पढ़ेंगे। तो बेसिकली इनसे बचाने के लिए इसकी मॉडिफिकेशन की जाती है। ये आपको दिख रहा है बेटा कि अच्छा बेटा, ये आपको एक और स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। जब आरएनए की फॉर्मेशन हो जाती है तो एक एंजाइम स्प्लाइसियोसोम ये आता है। ये क्या करता है, ये उस आरएनए में मौजूद वो पार्ट जो कि मैसेंजर आरएनए में मौजूद वो पार्ट जो कि प्रोटीन की फॉर्मेशन करने का रिस्पॉन्सिबल होता है, उसमें वो कोडिंग होती है, उसको रखता है। और वो जो दूसरा पार्ट होता है जो जिसमें इंफॉर्मेशन नहीं होती उसको निकाल देता है। अब वो पार्ट जहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है किसी भी प्रोटीन की फॉर्मेशन करने की, उसको हम एक्सॉन कहते हैं। और वो पार्ट जहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं होती प्रोटीन की फॉर्मेशन की, उसको हम इंट्रॉन कहते हैं। अब स्प्लाइसियोसोम क्या करता है बेटा, इन दोनों पार्ट्स को, एक्सोनल पार्ट्स को मिला देता है और एंटीरोन को वहाँ से पिंच करवा के बाहर निकाल देता है। तो ये जो एक्सोन है दोनों ये आपस में दोबारा से क्या करते हैं, मिल जाते हैं। तो ये आपको एक आपका पार्ट नज़र आ रहा है एंटीरोन पार्ट, और ये आपको एक्सोन के पार्ट। ये देखें ज़रा, एक मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज हुआ था बेटा, इसमें कुछ ऐसा पार्ट था जो कि प्रोटीन की फॉर्मेशन करने वाला था, उसको हमने कहा एक्सोन। और ऐसा पार्ट जिसमें प्रोटीन की इन्फॉर्मेशन नहीं थी वो था इंटरॉन। अब ये क्या करेंगे, दोनों स्ट्रैंड स्प्लाइसियोसोम की मदद से, एंजाइम की मदद से क्या करेंगे, आपस में मिल जाएंगे, एक्सोन पार्ट मिल जाएंगे, और ये जो एंटरॉन का पार्ट होगा ये पिंच होकर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह इसकी मॉडिफिकेशन जो है यहाँ पे कंप्लीट होती है। एक एनिमेशन है बेटा, इसको देख लें ताकि हर चीज़ वाज़ेह हो जाए। ये बेटा आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, एक डीएनए का स्ट्रक्चर है जहाँ पे जीन्स मौजूद है जो कि ट्रांसक्राइब्ड होगा, ठीक है। ये वो जीन है जो कि ट्रांसक्राइब्ड होगा। इसमें वो रीजन जिसमें प्रोमोटर रीजन है जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो गई, यानी कि हमने कहा था यहाँ पे वो टिप टिप गिरा आँखों से आंसू वाला वो रीजन या TTAT वाला रीजन जो है वो मौजूद है। अब प्रोमोटर साइड पे क्या होगा, ये पहले तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो अटैच होता है प्रोमोटर साइड पे, और हेलिकेज एंजाइम की मदद से इसको खोला जाता है, दोनों स्ट्रैंड्स को खोला जाता है। और खोलने के बाद क्या किया जाता है, पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से यहाँ पे बेसिस को अटैच किया जाता है। कौन सी बेसिस को बेटा, आरएनए बेसिस को यहाँ पे अटैच किया जाता है। डीएनए को ओपन किया जाता है और आरएनए की बेसिस को अटैच किया जाता है। ये देखें ज़रा, जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है ये 5 to 3 प्राइम चल रहा है, ठीक है। और हमेशा यूरासिल के साथ एडेनिन और G के साथ C अटैच होगा। ये जो आरएनए बन रहा है बेटा, ये कौन सा आरएनए है बेटा, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। और ये कंटिन्यू रहेगा, और कब तक कंटिन्यू रहेगा, जब तक कि टर्मिनेटर नहीं आ जाता। जब टर्मिनेटर आ जाएगा तो टर्मिनेटर के आने पे वहाँ पे स्टॉप सिग्नल्स मौजूद हैं, ठीक है, वहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा। अब ख़त्म जब वहाँ पे रुकेगा तो फिर क्या होगा,
कि ये आरएनए जो है वहाँ से अलग हो जाएगा। जब आरएनए अलग होगा तो एक एंजाइम जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, अभी हमने डिस्कस भी किया था, स्प्लाइसियोसोम, यानी कि आपको यहाँ पे दो रीजन नज़र आ रहे हैं, एक्सॉन और एंटीरोन। ये जो ये एंटीरोन है जो आपको येलो कलर का नज़र आ रहा है, और दूसरा रेड वाला एक्सॉन। एक्सॉन में इंफॉर्मेशन है प्रोटीन की फार्मेशन वाली। अब एक एंजाइम जिसको हमने क्या कहा था, स्प्लाइसियोसोम, ये क्या करता है बेटा, इन रीजन्स को आपस में, एक्सॉन्स के रीजन्स को आपस में मिला देता है और एंटीरोन को बॉडी से बाहर निकाल देता है। ये देखें ज़रा, ये एंजाइम्स आके अटैच हुए स्प्लाइसियोसोम्स, ये क्या किया, इनको इन एक्सॉन्स को पिंच किया और इंट्रोन को बाहर निकाल दिया, एक्साइज इंट्रोन को बाहर निकाल दिया। और इसकी एक टेल जो है, ये आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसकी एक टेल में हेड बना हुआ है और दूसरी में पोली टेल है, ठीक है। और ये न्यूक्लियस से बाहर निकलती है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में जाने के बाद क्या करती है, यहाँ पे जो बेसिस अटैच हैं बेटा, इसके मुताबिक जो है इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे अटैच होती है और फिर फर्दर प्रोटीन की फार्मेशन होती है। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा आज का। और कोई क्वेश्चन हो बेटा इससे रिलेटेड तो आप मेरे से ग्रुप में पूछ सकते हैं। टॉपिक आज का अच्छा लगा तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।